सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। नाम जितना छोटा लगता है, इसका काम उतना ही बड़ा है। सीबीआई का न जाने कितना ही जिक्र पेपर, फिल्मों और अन्य जगहों पे नाम देखने को मिलता है। तो सीबीआई के बारे में हम लोग जानेंगे कि सीबीआई होता क्या है, सीबीआई में जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, सीबीआई में जो ऑफिसर्स होते हैं, डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर या अन्य ऑफिसर्स, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, सीबीआई पे सरकार का कैसे अतिक्रमण होता है, और जो विपक्ष में जो रहते हैं वो हमेशा सीबीआई पे क्यों आरोप लगाते हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को क्यों माना जाता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वर्ल्ड में। तो ये सीबीआई को लेकर के ढेर सारे तथ्य हैं, ढेर सारे फैक्ट्स हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जुड़िए अगले 10 से 15 मिनट मेरे साथ और सीबीआई के बारे में हर वो चीज़ जानिए जो आपको जानना चाहिए। तो आइए आज का शुरू करते हैं वीडियो। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई बनने के पीछे बहुत पुरानी कहानी है और ये ऐसा नहीं था कि अभी सीबीआई है, बहुत पहले से था। हुआ क्या था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और 1941 में, चूँकि 1941 में भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था, तो इंडिया तब ब्रिटिश इंडिया था। तो 1941 में जब 1939 टू 45 ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार का फेज चल रहा था, तो 1941 में एक संस्था बनी जिसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये 1941 में बना। ये किसके द्वारा बना? तो एक ब्रिटिश इंडिया में एक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हुआ करता था। इसका ये बनाने के पीछे कारण क्या था कि उस समय युद्ध चल रहे थे, तो भारी स्तर पे, बड़े स्तर पे क्या हो रहा था कि जो वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी खरीदारी होती थी। तो ढेर सारे आरोप लगते थे ब्राइवरी एंड करप्शन का। तो उसको चेक करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ ब्राइवरी एंड करप्शंस, दिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वाज established in 1941। 1941 में इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या हुआ कि एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 आ गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि इसको फॉर्मली एक गवर्नमेंट का एजेंसी बना दिया गया, जो अलग अलग विंग, जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विंग होते हैं, वहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किस तरह के इन्वेस्टिगेशन? तो वही ब्राइवरी एंड करप्शन यानी कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार से कह सकते हैं। तो यहाँ तक की तो कहानी ये होती है कि सीबीआई जो है अपने पहले रूप में एक सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जब युद्ध सामग्रियों को खरीदने में बड़े लेवल पे एलिगेशंस लग रहे थे ब्राइवरी और करप्शन का, उस समय स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन होता है। उसके बाद 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया जाता है और ये गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो सफ़र है (1941) में आता है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये फिर 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है। उसके बाद क्या होता है कि 1962 में एक संथानम कमेटी बनती है। उसका काम होता है कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही होती है उस समय कंट्री में, तो उस समय रोकथाम के लिए वो अलग अलग उनको एक रिकमेंडेशन देना था कि क्या हो सकता है। तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसी में आता है 1963 और इसी समय होता है सीबीआई का गठन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उनके अनुशंसा पे सीबीआई का गठन होता है 1963 में। 1963 में जब ये गठन हुआ तो उस समय यह था
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है बड़े से छोटे एग्जाम तक लेकर के कि सीबीआई किसके अंदर में काम करता है, तो मैं उसका भी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। तो जब सीबीआई का गठन हुआ 1963 में, तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में था, लेकिन बाद में चल के इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री होता है भारत सरकार का, उसके अंदर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसके अंदर में एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है, कार्मिक विभाग, उसके अंदर सीबीआई को रख दिया गया। और अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है वो काम करता है पीएमओ के अंदर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और पीएमओ का अल्टीमेटली जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि सीबीआई का काम क्या है। आप चाहें तो इस फैक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे सीबीआई का गठन सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भारी लेवल पे जो प्रोक्योरमेंट हो रहे थे, उसमें एलिगेशंस लग रहे थे ब्राइबरी और करप्शन का, उस पर एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन होता है। उसके बाद 1946 में इसको एक एक्ट ला करके इसको गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया जाता है। गवर्नमेंट का पार्ट बनने के बाद एक संथानम कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें रिकमेंडेशन किया जाता है कि आपको एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी संस्था होनी चाहिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में 1963 में सीबीआई का गठन होता है। जब सीबीआई का गठन हुआ तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रखा गया। बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि जो कि मंत्रालय आता है जिसके अंतर्गत, वो आता है मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, उसके अंदर सीबीआई को रख दिया जाता है। फिर आगे चल के, चूँकि ये जो देश था 1950 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर के बहुत प्रश्न उठते थे। और ये दो ऐसे चीज़ हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही, जो हमेशा किसी न किसी रूप में सरकार के सामने एक चुनौती के रूप में आते रहते हैं। तो पारदर्शिता और जवाबदेही, ये दो चीज़ जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार, करप्शन, इरेगुलरिटीज़, ये सब रहेंगे। तो धीरे धीरे देश में इस समय अलग अलग स्तर पे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से करप्शन के कई मामले आ रहे थे, कई तरह के आरोप, गंभीर आरोप लग रहे थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आया, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आया, तो सीबीआई को जो करप्शन रिलेटेड जो केसेस थे वो सीबीआई को इसके अंदर में दे दिया गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर लेना है। अभी ये है कि सीबीआई को हम लोग समझेंगे कि सीबीआई का काम क्या होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शंस ऑफ सीबीआई, जब इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे। जो एक भ्रष्टाचार और अन्य जो एक होता है, एक करप्शन रिलेटेड क्राइम्स हो गए, एक हो गए इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, तो अलग अलग जगहों पे सीबीआई कैसे फिट बैठता है और कैसे अपने कामों को अंजाम देता है, ये समझेंगे। सीबीआई का काम पहला क्या है कि ये एंटी करप्शन क्राइम को ये देखता है। पहला हो गया एंटी करप्शन क्राइम, दूसरा है इकोनॉमिक क्राइम, मतलब जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो क्राइम्स होते हैं, जो केसेस होते हैं, उसको हैंडल करेगा सीबीआई। इकोनॉमिक क्राइम में जैसे बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक स्कैम हो गए, फ्रॉड हो गए। फिर इसी में आपका साइबर क्राइम के थ्रू जो अभी आजकल जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, है ना, ये सब इकोनॉमिक क्राइम हो गए। फिर आपका जो फेक इंडियन करेंसी का कभी कभी मामला होता है, ये सारे चीज़ों में सीबीआई जो है इकोनॉमिक क्राइम के अंदर उनको खुद के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है। तीसरा होता है स्पेशल क्राइम। स्पेशल क्राइम में क्या होता है कि
बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो या तो पब्लिक की तरफ से डिमांड आ रहा होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर देती है कि आप इस चीज़ पे अपना इन्वेस्टिगेशन करके हमें रिपोर्ट कीजिए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे केस हुए, जैसे बोफोर्स का मामला हुआ, फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। तो इस तरह के ढेर सारे केसेस होते हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलती है सीबीआई को कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए। अभी राफेल का मुद्दा बहुत रहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट हुआ कि नहीं हुआ ये सब आप लोग जानते हैं। तो स्पेशल क्राइम में ये आता है कि इसमें कुछ वैसे मामले जो बहुत ही पब्लिक डिमांड हो रही होती है, पब्लिक में उसको लेकर के बहुत आउटरीच होता है, बहुत ज़्यादा ये रहता है कि नहीं करना है। अभी आप सुशांत सिंह मामले में अभी जो ट्रायल हुआ था, आप देख सकते हैं कि सीबीआई को लेकर के कितना आंदोलन चलाना पड़ा, न जाने कितने प्रोटेस्ट हुए, तब जा कर के सीबीआई जांच हुआ। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्पेशल क्राइम होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ उस तरह से। फिर चौथा होता है कोऑर्डिनेशन विथ इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है कि इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसमें 194 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन है, ठीक है, लियोन है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनका जो लिमिटेशन होता है सिर्फ एक राज्य के अंदर में, एक देश के अंदर में नहीं होता है, इट इज़ ऑफ ट्रांसनेशनल नेचर, है ना। तो जैसे टेररिज्म हो गया, फिर आपका कुछ आप ऐसे हथियार स्मगलिंग कह सकते हैं। तो जब एक देश से छोड़कर दूसरे देश में जब अपराधी भागता है तो पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है कि आप उसका इन्फॉर्मेशन जो है आप मुझे पास आउट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी के केस में मेहुल चौकसी का केस चल रहा है, तो क्या होता है कि ऐसे में एक रेड नोटिस जो होता है एक इशू किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। तो उस पर अलग अलग देश के जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके और इन्फॉर्मेशन को पास आउट करते हैं कि आप यहाँ पे आपका एक इन्फॉर्मेशन यहाँ है, वहाँ है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और उसको अंजाम देने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना, उनको अपने अंदर लेना ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो ये इंटरपोल के साथ अगर कुछ भी कोऑर्डिनेशन होगा तो उसके लिए सीबीआई रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फंक्शंस ऑफ सीबीआई हो गया। अब फंक्शंस ऑफ सीबीआई तो समझ गया कि सीबीआई का ये फंक्शन हो जाता है, लेकिन इसको करने के लिए ब्यूरोक्रेसी, इसके लिए ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, स्टाफ चाहिए। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में सीबीआई पढ़ाने का कारण यही था कि अभी जो महाराष्ट्र कैडर के जो पूर्व डीजीपी जो थे वो अभी सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है, वो है सुबोध कुमार जायसवाल। तो डायरेक्टर, सीबीआई इज हेडेड बाय डायरेक्टर, और डायरेक्टर जो होता है वो आईजी ऑफ पुलिस यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, उसका इक्विवेलेंट होता है। यानी कि ये जो हो जाएंगे आईजी, आईजी ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो इसमें अब मर्ज हो गया है, सीबीआई में ही मर्ज हो गया उसका जो पावर था, ठीक है। तो वो जब डीएसपी यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के हेड के तौर पे जाने जाएंगे तो वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे। लेकिन सीबीआई का डायरेक्टर जब होंगे तो वो, जब सीबीआई के हेड होंगे तो वो डायरेक्टर कहलाएंगे। तो सीबीआई का डायरेक्टर ही सबसे हेड होता है सीबीआई का। और इसमें ये किया गया है कि इसमें मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि 1963 में सीबीआई तो आया, लेकिन 2003 में एक और एक्ट आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना। उसके द्वारा सीवीसी का जो डायरेक्टर है उसका फिक्स टेन्योर कर दिया जाता है 2 साल। तो डायरेक्टर सीबीआई जो होता है, सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है ये फिक्स टेन्योर है 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो अब ये समझेंगे कि क्या सिर्फ डायरेक्टर ही काफ़ी हैं या फिर और भी इसमें लोग होते हैं जो कार्यों को अंजाम देते हैं। तो
सीबीआई के फंक्शंस को समझने के साथ साथ उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और उनका ट्रेनिंग कहाँ होती है और किस तरह से सिलेक्शन होता है, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए एक होता है जॉइंट डायरेक्टर, सॉरी स्पेशल डायरेक्टर। अभी 1-2 साल पहले डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को लेकर के बहुत न्यूज़ में रहा था चीज़ें, तो इसलिए इसको मेंशन करना ज़रूरी है। स्पेशल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, और इनके अंदर मल्टीपल जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर होते हैं। और एक जॉइंट डायरेक्टर के अंदर ढेर सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगेन एसपी के अंदर, एक एसपी के अंदर 3 से 4 डीएसपी। तो ये एक तरह से इनका ट्री होता है कि किस तरह डायरेक्टर, फिर स्पेशल डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर, और ये जो जॉइंट डायरेक्टर का जो पोस्ट होता है ये इक्विवेलेंट टू आपका डीआईजी होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस तरह से फंक्शनल सीबीआई जो है काम करता है। हुआ क्या था कि इनका ट्रेनिंग जो है, जो अपर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, चूँकि ये तो डायरेक्ट पुलिस सर्विस आए होते हैं, लेकिन जब जैसे डीएसपी और सब इंस्पेक्टर्स लेवल को या फिर इस लेवल में भी जो ट्रेनिंग होता है, एक दिल्ली में हुआ करता था, है ना, सीबीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन 1996 से सीबीआई एकेडमी है गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनका ट्रेनिंग होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि सीबीआई का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, सीबीआई एकेडमी कहाँ है, तो आपका है गाज़ियाबाद में। लेकिन 1996 से पहले सीबीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था दिल्ली में, तो वहाँ पे इनका ट्रेनिंग होता था। अब समझेंगे कि सीबीआई का इतना डिमांड क्यों है, सीबीआई इतना न्यूज़ में क्यों रहता है, सीबीआई का जो क्रेडिबिलिटी है इतना क्यों ज़्यादा है कि कोई भी हाई प्रोफाइल का केस होता है तो सीधा बोला जाता है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो देखिए क्या है कि सीबीआई का जो क्रेडिबिलिटी है, जो इसका जो कन्विक्शन रेट है 65 to 70% है। कन्विक्शन रेट से मतलब यह है कि अगर इनको 100 केस दिया गया है तो ये 65 से 70% जो केसेस को है ये सॉल्व कर दिए। कुछ मामले में लंबा केस चलते रहता है तो उनका अलग बात है, लेकिन इनका बहुत ही एक स्पेशल सीबीआई का स्पेशल कोर्ट होता है, उसमें उनका ट्रायल होता है, और ये स्पीडी ट्रायल होते होते जो इनका जांच होता है जल्दी होता है और कन्विक्शन पे जल्दी आ पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है कि सीबीआई इतना विवाद में क्यों रहता है ना। हम लोग सीबीआई का एक जो लार्जर देन लाइफ वाला जो बात होती है वो हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि कैसे एक सीबीआई का ऑफिसर आता है और चुटकी में प्रॉब्लम को सॉल्व करके और चला जाता है, लेकिन रियल में थोड़ा मुश्किल है सीबीआई के लिए काम करना। सीबीआई पे आरोप ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट है कि सीबीआई इज़ अ केज पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस, ठीक है। यानी कि ये एक कठपुतली है, या कह सकते हैं कि पिंजरे का तोता है, जो मालिक जो बोलता है वही ये करता है ना। हमेशा ये देखने सुनने को मिलता है। दूसरा ये कहा जाता है कि सीबीआई पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी, ना ही तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सीबीआई के ऊपर क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है किसी न किसी रूप में। चूँकि सीबीआई का ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो भी ऑफिसर्स होते हैं तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी न किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को लेकर के भी सीबीआई पे सवाल उठते रहते हैं। तीसरा बात यह है कि सीबीआई के पास ढेर सारे काम हैं। मैंने बताया कि सिर्फ इसका काम जो है भ्रष्टाचार से ही संबंधित नहीं है, इसमें ढेर सारे इकोनॉमिक फ्रॉड्स हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करना, फिर अभी फॉरेंसिक जैसे अभी मामले, अभी जो जिस तरह का युग चल रहा है इसमें बहुत ही प्लान तरीके से कोई भी क्राइम को अंजाम दिया जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत एक्सपर्ट और बहुत हाई स्किल की ज़रूरत होती है। तो उतना मैन पावर, उतना सफिशिएंट ट्रेनिंग और उतना उस तरह का ट्रेनिंग चाहिए। तो
वहाँ भी बोला जाता है कि सीबीआई में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो रिसोर्सेज है वो कम है। तीसरा फिर इशू होता है फंडिंग का। सीबीआई सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है फंडिंग के लिए। फंडिंग इज़ व्हाट, मतलब फंडिंग के लिए डिपेंडेंट है ये गवर्नमेंट पे। फिर सबसे इस पे क्या है कि इसका स्वायत्ता ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी नहीं है चूँकि करप्शन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर हो जाता है, उससे ये गाइडेड है। फिर इधर के लिए चूँकि डायरेक्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बोले तो वो पीएमओ, और पीएमओ बोले तो सीधा अपर लेवल पे पॉलिटिकल इंटरवेंस। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा इस पे आरोप लगते रहती हैं। फिर अब बात आती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सीबीआई में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो अन्य विभागों में देखने के लिए इसको गठन किया गया, तो वो सब चीज़ कैसे होंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि सीबीआई का जो केस है वो कहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे ये इंक्वायर कर सकता है, इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो सबसे पहला बात है कि जब कोई, चूँकि हम लोग जानते हैं कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है, पहले स्टेट पुलिस करती है। स्टेट पुलिस करती है तो अपने तरीके से एफआईआर लॉन्च होता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस होता है, फिर उस पर सुनवाई होती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है। उसी में कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसको रिफ़र किया जाता है सीबीआई को। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के अंदर में सीबीआई है तो कल सीबीआई को बोला जाए कि कल आप इस केस को देखिए, तो सीबीआई गया और अपना जांच शुरू कर देगा। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीआई हैज़ टू सीक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, उनको परमिट देंगे, उनको कंसेंट देंगे कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि आप सीबीआई आप आइए और हमारे यहाँ इस जो पर्टिकुलर जो क्राइम हुआ है इसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और अपना फाइंडिंग्स जो है अपने कोर्ट में दीजिए, और उस पर जो भी ट्रायल होगा, जजमेंट होगा, वो फिर होगा। तो सीबीआई का मेनली जो काम है, अगर आप किसी भी कर्मचारी पे, ऑफिशियल्स पे, ऑफिसर्स पे करप्शन का अगर आरोप लगता है तो सीबीसी के थ्रू सीबीआई को सौंपा जाता है। और किसी भी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, पीएसयू के एम्प्लॉय में कर सकते हैं, कोई कॉरपोरेशन है या फिर कोई ऐसी बॉडी जो कि भारत सरकार द्वारा फंडेड है, उस पर भी सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके उसका फाइंडिंग्स अपने कोर्ट में, यानी कि स्पेशल जो कोर्ट होता है सीबीआई का, वहाँ पे सबमिट करेगी। उसके बाद ये होता है। स्टेट गवर्नमेंट में जो करप्शन रिलेटेड केस हैं उसको कैसे किया जाए, तो हर राज्य की सरकार, चूँकि सीबीआई हर मामले में तो करप्शन के केस को देख नहीं सकती है, तो उसके लिए क्या होता है कि हर एक राज्य सरकार अपना एक एंटी करप्शन ब्यूरो बोल सकते हैं या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जैसे बिहार में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो है, अलग अलग एक एक्ट ला करके उसमें ये प्रोविजंस करते हैं और अपना जो स्टेट पुलिस का जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू एक पर्टिकुलर नियम बना करके करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सीबीआई यहाँ पे काम नहीं करती है। सीबीआई तभी काम करेगी जब भारत सरकार उसको बोलेगी और वहाँ के जो कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलेगी, तभी। नहीं तो ऐसे जो स्टेट राज्य हैं करप्शन अपना जो कंट्रोल करते हैं वो अपने लाए द्वारा कानून से। इसीलिए अलग अलग राज्यों में करप्शन का जो स्तर होता है वो अलग होता है, चूँकि इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द व्हील ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो करप्शन को किस तरह से अपने राज्य में देखना चाहते हैं। तो जो अगर चाहते हैं कि करप्शन कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे, तो वो एक अपना पर्टिकुलर कानून लाते हैं और उसके थ्रू उसमें स्ट्रिंजेंट, बहुत कठोर प्रावधान रखते हैं जिससे कि वहाँ पे भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके। तो इतना सीबीआई का इम्पोर्टेंस होते हुए भी सीबीआई बहुत अपने आप में एक, आज के डेट में सीबीआई पे आरोप लगते रहते हैं। तो इसके पीछे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसका अपना ऑटोनॉमी नहीं है, फाइनेंस का इशू है, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। तो इसी पे अलग अलग कमेटी बनी, अलग अलग लोगों ने अपने सुझाव दिए कि ये अगर ये चीज़ कर दिया जाए तो सीबीआई में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्या होता है कि 1978 में एक एलपी सिंह कमेटी बनता है। तो वो कहते हैं कि एक सीबीआई का एक अलग से लेजिस्लेशन, एक एक्ट आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से
इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जिस तरह से यूपीएससी है। तो जैसे अलग अलग सबका काम है। यूपीएससी का काम है अच्छे ऑफिसर्स को सेलेक्ट करके देना, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसी तरह से इनका कहना था कि सीबीआई को रिलेटेड एक कम से कम एक स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाइए, एक एक्ट लेकर के आइए, ताकि उसमें साफ साफ लिखा रहे कि सीबीआई को करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है। फिर आता है एक डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसका भी रिपोर्ट कुछ इसी तरह से आया कि इसको आप एक अलग से एक्ट लेकर के आइए, ताकि ये जो इस तरह के जो आरोप लगते रहते हैं इससे इसको बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से करते करते फिर 2007 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो जिसको बोलते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था, उसने भी यही बात कही कि इसको आप सेपरेट कीजिए। आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाना है तो आपको वहाँ से अलग कीजिए, ताकि सीबीआई का एक अपना आइडेंटिटी हो, अपना नियम कानून हो और अपना एक प्रोविजंस हो कि इसको करना क्या है। तो कह सकते हैं कि मेनली इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कि सीबीआई को करने के लिए, इसको ऑटोनोमस बनाने के लिए या कुछ स्वायत्त संस्था जैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप ये 3 रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एलपी सिंह कमेटी, फिर आपका 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और तीसरा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है। तो इतना देंगे तो आपका जो है सीबीआई के फेवर में हो जाएगा कि सीबीआई का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग अभी 3 से 4 मिनट में सम अप करेंगे कि सीबीआई में हम लोग पढ़े क्या और सीबीआई इतना न्यूज़ में क्यों रहता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सीबीआई बना कैसे, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, वहाँ पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं 1941 में। फिर इसको 1946 में एक एक्ट ला करके इसको भारत सरकार का एक हिस्सा बना दिया गया। आगे चल के 1962 में संथानम कमेटी की गठन होती है। संथानम कमेटी ये कहती है कि आपको सीबीआई जैसे संस्था का स्थापना करना चाहिए। 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो कि पीएमओ के अंडर में काम करता है, उसको सौंपा जाता है। फिर 2003 में क्या होता है कि एक सीवीसी एक्ट आता है, उसके थ्रू जो डायरेक्टर का जो पोस्ट होता है उसका फिक्स टेन्योर किया गया। फिक्स टेन्योर करने के पीछे कारण ये था ताकि सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो अपने अच्छे तरीके से बिना किसी के दबाव में, बिना किसी दबाव के महसूस में वो अपना काम कर सके। क्योंकि जब तक वो दबाव रहेगा, डर रहेगा कि अरे अगला महीना में तो मेरी नौकरी चली जाएगी या मैं नहीं रह सकता हूँ, तो वो उसको ऑटोनॉमी देने के लिए उसको फिक्स टेन्योर को किया गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी याद आया कि ये जो डायरेक्टर होता है, इसी के रेफरेंस में आज मेरा लेक्चर था। सीबीआई का डायरेक्टर, इनका सिलेक्शन का प्रोविज़न क्या होता है, नियम क्या होता है, ये मैं भूल गया था, अभी कवर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये क्या करती है कि शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट्स का, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। मैक्सिमम टाइम सीनियर जो आईपीएस हुए उनका ये शॉर्टलिस्टिंग करता है। उनका कैसे करेगा, तो उनका परफॉर्मेंस को देखेगा, उनका इंटीग्रिटी का लेवल क्या रहा है, करप्शन से रिलेटेड मामलों में उनका क्या इंटेंशन रहा है, किस तरह का उनका अप्रोच रहा है। फिर क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिस्ट बना करके एक लिस्ट देगा। तो एक कमिटी होता है, अपॉइंटमेंट कमेटी, और ये जो होता है इसमें 3 लोग होते हैं। एक पीएम होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो अपोजिशन में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो रहेगा, और एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सम अदर सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑब्लिक में एससी जज कर सकते हैं। तो ये कमेटी जो है ये तीनों मिल करके सीबीआई डायरेक्टर का नाम फाइनल करते हैं। लिस्ट प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। तो ये किसके थ्रू आया, तो ये 2014 में लोकपाल एक्ट आया था।
लोकपाल एक्ट आया 2014 में, उसके द्वारा ये प्रोविज़न है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक लिस्ट बनाती है, वो कमेटी को सेंड करेगी, सबमिट करेगी या रिकमेंड करेगी कि आप ये 10-20 नाम है, इसमें से आप देख लीजिए किसको करना है। उसके बाद ये तीनों मिल करके डिसाइड करेंगे। इससे पहले क्या होता था, 2014 से पहले क्या होता था कि एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और सीबीसी का मेंबर, सीबीसी मेंबर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी और इसका सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये तीनों भाग लेते थे कि किसको करना है। उसके बाद उनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा जाता है। लेकिन जब से लोकपाल एक्ट आया है, लोकपाल एक्ट आने के बाद सीधा एमएचए जो है कमेटी को नाम भेजेगा और कमेटी जो है एक फाइनल मुहर लगा देती है कि हाँ, इनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाना है। तो इस तरह से सीबीआई का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। और अभी चूँकि हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, इसीलिए मेरे को लगा कि सीबीआई पे एक वीडियो बनाना चाहिए, लेक्चर बनाना चाहिए, ताकि सीबीआई को लेकर के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, या फिर जो मैं जानता हूँ सीबीआई के बारे में, जो मैंने पढ़ा है या जो मैं जानता हूँ, तो वो मैं आपको दे सकूँ। तो ये पूरा आज सीबीआई पे यही पूरा लेक्चर था। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि सीबीआई के बारे में आप क्या सोचते हैं, सीबीआई का कार्य करने का तरीका, या फिर मेरे पढ़ाने का जो भी फैक्ट फिगर था उसमें आपको क्या अच्छा या क्या ख़राब लगा, आप देंगे, आप कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा। ठीक है, तो आज का इतना ही था सीबीआई के बारे में कि सीबीआई क्यों बना, अलग अलग टाइम पे कैसे इसका जो प्रकृति है वो बदलता चला गया और क्यों हमेशा विवादों में रहता है, इंटरपोल से कैसे रिलेटेड है सीबीआई, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।